हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। बिल्कुल वही क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, वही लेवल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसी लेवल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस का। और आज है सीरीज का डे 12। वही सीरीज जिसमें आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहे हैं और एग्जामिनेशन के समय उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करके आप जाएंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज के सेशन में आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर करते हैं। हमारा टारगेट है 35 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट करने का। तो आज के सेशन में भी पूरी कोशिश आप करिएगा कि 35 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, हैव अ लुक। वो कैंडिडेट्स जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क आरबीआई असिस्टेंट या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बेस्ट कोर्स मिल जाए जिसमें टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो, टॉपिक वाइज वहां पर पढ़ाया गया हो और कंप्लीट सिलेबस हो। तो ऐसे कोर्स के लिए आप ज्वाइन करिएगा इस पर्टिकुलर कोर्स को जिसका नाम है ड्रीम बैच 3.0। कैसे आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं? कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। यहां पर आपको वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है और ये वादा करता है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाने का। तो चलिए गाइस, आज के सेशन में बात करते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। हैव अ लुक। प्रीवियस सेशन में आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो क्वेश्चन ऑफ द डे था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और आप लोगों ने सही आंसर करने की कोशिश भी की है। कमेंट सेक्शन में काफी सारे कैंडिडेट्स ने आंसर किया है। ये क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं। When we work on any document on personal computer, it is stored temporarily on। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो उसे अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी या सीडी रोम? हम जानते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी यहां पर रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है और हमारे वर्क को होल्ड करके रखने का काम भी रैम करती है। क्योंकि रैम को कई बार हम लोग वेटिंग एरिया भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी फाइल को सेव नहीं करते और उस पर काम कर रहे होते हैं तो वो फाइल आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही लोड होती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी बेसिकली रन कहां पर हो रही है? वो रैम में रन हो रही है। आप व्हाट्सएप पर काम कर रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, यानी हर एक चीज, चाहे वो ब्राउजर हो या सर्च इंजन, सब ओपन तो रैम पर ही होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होगी, उतना सिस्टम आपका हैंग कम होगा। तो इट मींस कि प्रोसेसर और रैम की स्पीड दोनों ही बेटर होनी चाहिए। रैम का साइज मैटर करता है और प्रोसेसर की स्पीड मैटर करती है। यस, वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताइए, WhatsApp is increasing the group size from the current 512 members to dash members। कह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का जो आकार है वो प्रेजेंट में 512 मेंबर्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने ऐड किए जा सकते हैं गाइस? बताइएगा। 555, 555, 755, 925, 1000 या 1024?
करेक्ट आंसर है 1024। व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी जो लिमिट थी वो 512 मेंबर्स की थी, 512 मेंबर्स की, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1024 मेंबर्स। वेरी गुड। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल। कह रहा है एसएमटीपी का एक्सटेंशन, एसएमटीपी का एडवांस्ड वर्जन कौन सा है? डैश मूल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है। आईमैप, POP3, एचटीटीपी, माइम या TCP/IP। एसएमटीपी का यूज किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में, जबकि अगर मेल में टेक्स्ट फाइल ना हो, सपोज करिए वहां पर ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, तो इस केस में हम यूज करते हैं माइम का। यानी एसएमटीपी में जो कमियां थी उसको रिजॉल्व किया किसने? माइम ने, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ने। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज माइम। कई बार एग्जाम्स में और खास तौर पे आरआरबी क्लर्क के पेपर में माइम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डेटा स्टोरेज दैट कम्स विद द ऑफिस 365 पैकेज। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डेटा स्टोरेज है जो ऑफिस 365 पैकेज के साथ आता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से MS ऑफिस 365 है, और MS ऑफिस 365 का जो क्लाउड डेटा स्टोरेज है वो कौन सा है? क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड डेटा स्टोरेज, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वन नोट, वन ड्राइव, जीमेल। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज वन ड्राइव। यानी अगर आप MS ऑफिस 365 पर काम करते हैं तो वहां आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनके साथ साथ आपको वन ड्राइव भी देखने को मिलेगी जो कि क्लाउड डेटा स्टोरेज है। वेरी गुड। Dash is a feature by MS Office 365 that enables you to turn your data into interactive visualization in Excel। क्या कह रहा है? कह रहा है MS Office 365 में ऐसा कौन सा फीचर है जो इनेबल करता है आपको, जिसकी मदद से आप एक्सेल में जो डेटा है उसको विजुलाइज कर सकते हैं इंटरैक्टिव मैनर में, जैसे मैप, जैसे ग्राफ्स, 3D ग्राफ्स, 3D मैप। तो 3D प्रेजेंटेशन यानी बेटर तरीके की विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा जब टीवी मैचेस आते हैं तब वहां पर आपको कई बार जो स्कोर दिखाया जाता है एक्सेल में वो 3D स्कोर होता है। तो ये जो 3D विजुअलाइजेशन है, जो बेटर अप्रोच है एक्सेल की, इसको क्या बोलते हैं? बुक, हाइपरलिंक, वर्ड आर्ट, कूल मैप या पावर मैप। और ये MS ऑफिस 365 का एक्सेल 365 के केस में नया फीचर भी है, दैट इज कॉल्ड पावर मैप। यानी एक्सेल में किसी भी डेटा को 3D रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, बेटर तरीके से दिखाना, दैट इज कॉल्ड पावर मैप फीचर, है ना? याद रखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ डेटा है और उस डेटा को 3D एनालिसिस करके यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज कॉल्ड पावर मैप। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट सर्च इंजन नहीं है? अब प्राइवेट सर्च इंजन होता क्या है? वो सर्च इंजन जो काफी सिक्योर माना जाता है, जो आप जिस पर सर्च करते हैं वो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, ऐसे सर्च इंजन को प्राइवेट सर्च इंजन बोलते हैं। कह रहा है बताइए इनमें से ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो प्राइवेट सर्च इंजन नहीं है? याहू, डकडकगो, स्टार्ट पेज, वॉल फ्रॉम अल्फा या ऑल ऑफ दीज?
हम जानते हैं जब भी प्राइवेट सर्च इंजन की बात आती है तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी डेटा की हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करता। तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री मेंटेन ना हो, कैशे मेंटेन ना हो, और इसलिए वो लोग प्राइवेट सर्च इंजन का यूज करते हैं। चाहे वो हैकर्स हों या कोई इलीगल काम करने वाले लोग, ये लोग ज्यादा सतर्क रहते हैं इन मामलों में कि उन्हें प्राइवेट सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करना है। और यहां पर याहू को छोड़कर जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपके प्राइवेट हैं। डक डक गो प्राइवेट है, स्टार्ट पेज प्राइवेट है, वॉल फ्रॉम अल्फा भी प्राइवेट है, जबकि याहू आपका नॉर्मल है। जैसे गूगल है सर्च इंजन, वैसे ही आपका याहू भी है ना, जो आपकी सर्च हिस्ट्री को मेंटेन करता है। जो नहीं करते वो ये हैं। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डैश ट्रैक द यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज लाइक सर्च क्वेरीज, हिस्ट्री पेजेस एंड डाउनलोड्स फॉर सेलिंग पर्पस। डैश बिक्री उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता यानी यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों जैसे खोज क्वेरी, इतिहास पृष्ठ और डाउनलोड को ट्रैक करे, इसे क्या बोलते हैं? देखिए, ट्रैकिंग का मतलब है कुकीज। जो ट्रैक करे आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए उसको क्या बोलेंगे? कुकीज बोलेंगे। तो ये जो कुकीज होंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रैकिंग कुकीज या नॉर्मल कुकीज। तो करेक्ट आंसर है कुकीज या फिर ट्रैकिंग कुकीज, क्योंकि कुकीज का काम ही क्या है कि हमारी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखना। और ये नजर रखने की परमिशन देता कौन है? यानी कुकीज सेंड कौन करता है? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर यानी क्लाइंट पर। और ये किस तरीके की फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। नेक्स्ट, फिशर्स ऑफन डेवलप डैश वेबसाइट फॉर ट्रिकिंग यूजर्स एंड फिलिंग देयर पर्सनल डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिशिंग एक टेक्निक आपने नाम सुना होगा फिशिंग का, जिसका इस्तेमाल करके यूजर नेम और पासवर्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी देना, या फिर किसी भी वेबसाइट को क्लोन बनाने के लिए फिशिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो कह रहा है जो फिशिंग का यूज करते हैं उन्हें फिशर बोला जाता है। तो जो फिशर्स होते हैं उन्होंने डेवलप की कैसी वेबसाइट, जिसके द्वारा वो ट्रिक कर सकते हैं यूजर्स से और फिल करवा सकते हैं अपना पर्सनल डेटा भी, है ना। जैसे कई बार आपके पास में मेल आता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए, वो इंफॉर्मेशन बिग बॉस में काम आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको करोड़पति बना देगी, वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारा पैसा देगी, है ना। ऐसे कई सारी चीजें आती रहती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इलेजिटिमेट वेबसाइट, यानी अवैध वेबसाइट। वो वेबसाइट क्या वैलिड होती हैं? बिल्कुल नहीं। वो वेबसाइट इनवैलिड होती हैं जो हमारे डेटा को चुरा लेती हैं गलत तरीके से, अवैध रूप से। क्लियर है? वेरी गुड। डैश वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ फिशिंग वेयर द फिशर्स डेवलप एन एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग रैंडम क्रेडिट कार्ड नंबर्स। कह रहा है डैश फिशिंग का पहला प्रकार था, फिशिंग का पहला टाइप बताइए, जहां फिशर्स ने क्या किया? क्रेडिट कार्ड नंबर उत्पन्न करने के लिए एक एल्गोरिथम विकसित की कि क्रेडिट कार्ड नंबर अपने आप आ जाएगा। इसको लेकर एक एल्गोरिथम डिजाइन की गई एंड दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड एल्गो बेस्ड फिशिंग। क्वेश्चन में ही आंसर है। फिशिंग की बात हो रही है, एल्गोरिथम की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? एल्गोरिथम बेस्ड फिशिंग होगा, जहां पर एक अलग तरीके से एक एल्गोरिथम बनाई गई, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो रैंडम क्रेडिट कार्ड नंबर्स को जनरेट करेगा और क्रेडिट कार्ड को हैक कर लेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड एल्गो बेस्ड फिशिंग। वेरी गुड। Which of the following is not a type of database?
निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? हम जानते हैं डेटाबेस बहुत तरीके के हैं। हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क के बेसिस पर डेटाबेस को डिवाइड किया गया है, रिलेशनल डेटाबेस भी होता है, आरडीबीएमएस जिसको बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांजिशन ये डेटाबेस का प्रकार नहीं है। ट्रांजिशन तो पावर पॉइंट में यूज होता है स्लाइड के आने और जाने की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस। वेरी गुड। Which of the following network devices is used for connecting larger local area network with the smaller local area network? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग बड़े लोकल एरिया नेटवर्क को छोटे लैन नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं? तो बड़ा लैन और छोटे लैन को आपस में अगर जोड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे? मॉडेम, स्विच, ब्रिज, गेटवे या ऑल ऑफ दीज? बात हो रही है सिमिलर नेटवर्क की, बात हो रही है सिमिलर प्रोटोकॉल की। सिमिलर का मतलब देखो कहीं सिमिलर दिया नहीं है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क और लैन को लैन से जोड़ना है तो इसका मतलब सिमिलर है। और हमने आपको बताया है कि कभी भी नेटवर्किंग में सिमिलर शब्द मिल जाए, सिमिलर प्रोटोकॉल, सिमिलर टोपोलॉजीज, सिमिलर नेटवर्क, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिज का। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्रिज। और अगर ब्रिज ऑप्शन में नहीं है तो राउटर होगा ऑप्शन में। तो या तो ब्रिज होगा गाइस या तो राउटर होगा इस केस में। लेकिन अगर डिफरेंट मिल जाए, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो इस केस में आंसर क्या होगा? गेटवे होगा। सिमिलर के केस में ब्रिज या राउटर और डिफरेंट के केस में दैट इज गेटवे। समझ में आया? नेक्स्ट, शॉर्टकट फॉर एक्सपेंडिंग और कोलैप्सिंग द फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल 365। ये अभी हाल ही के एग्जाम्स में बहुत बार आया है। 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। बताइए, एमएस एक्सेल 365 में फॉर्मूला बार को विस्तारित या संक्षिप्त करने के लिए शॉर्टकट बताइए। हम जानते हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है और उस बार को हम बड़ा कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट यू, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू, एमएस एक्सेल ओपन करिए, कंट्रोल शिफ्ट यू दबाइए। क्या होगा? जो आपकी फॉर्मूला बार है वो बड़ी हो जाएगी, है ना? देखिए कितनी बड़ी हो गई है। और अब कंट्रोल शिफ्ट यू दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल साइज में हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फॉर्मूला बार को एक्सपेंड और कोलैप्स करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? आंसर है कंट्रोल शिफ्ट यू। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर फुली विदाउट एनी डेसिमल इन एमएस एक्सेल 365? कह रहा है एमएस ऑफिस 365 में, एमएस एक्सेल 365 की अगर बात करें तो इसमें किसी संख्या को बिना किसी दशमलव के दिखाने के लिए कि उसमें कहीं भी क्या हो, यानी डेसिमल ना हो, है ना, दशमलव ना हो, इसके लिए किसका यूज करेंगे? डेसिमल ना हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जीरो का। तो राउंड नंबर कॉमा जीरो, जीरो का मतलब कि कोई भी डेसिमल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड जीरो। तो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर? किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है विदाउट एनी डेसिमल, बिना डेसिमल वैल्यू के। तो आंसर क्या होगा? नंबर कॉमा जीरो, यानी इज इक्वल्स टू राउंड फंक्शन नंबर कॉमा जीरो। नेक्स्ट, what will be the value of excel expression round 20.945 comma 2? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है बताइए इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। राउंड फंक्शन दिया हुआ है
और वैल्यू दी हुई है 20.945, 2। ये जो कॉमा लगा हुआ है राउंड फंक्शन में, इस कॉमा के बाद में जो भी होगा उतने डेसिमल नंबर आएंगे। अगर 0 होगा तो कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, 1 आएगा तो एक डेसिमल नंबर होगा, 2 आएंगे तो 2 डेसिमल नंबर लेंगे और उनको राउंड कर देंगे। इसका मतलब कि यहां पर 2 अगर नंबर लेने होंगे तो हमें क्या लेंगे, 20 यानी 20.94। लेकिन जब 94 को हम राउंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 95। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है आपको। ये 2 का मतलब है, 0 का मतलब कि आपको कोई भी डेसिमल में नहीं लिखना, 20 आ जाता है ना राउंड ऑफ करके। लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20.95, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द वैलिड वन। समझ में आ गया। 0 का मतलब कोई भी डेसिमल नहीं, 1 का मतलब डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड करना है, 2 का मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड करना है, कॉमा 3 का मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड करना है ना। वेरी इजी। Which of the following is the correct arrangement in the descending order of their sizes in MS Excel 365? MS Excel 365 में उनके आकार की अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है। आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो आप बताइए एक्सेल में सबसे बड़ा क्या है, फिर उससे छोटा क्या है, फिर उससे छोटा क्या है, और सबसे छोटा क्या है। तो अगर हम इधर से देखें तो छोटे से बड़ा कह सकते हैं, यानी सेल होगा। सबसे छोटी यूनिट एक्सेल की क्या है, सेल। सेल के बाद आती है रेंज, रेंज के बाद आती है वर्कशीट, और वर्कशीट के कलेक्शन को बोलते हैं वर्कबुक। यानी जो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो होगा वर्कबुक कॉमा वर्कशीट कॉमा रेंज कॉमा सेल, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। समझ में आया। सेल, फिर रेंज, फिर वर्कशीट, फिर वर्कबुक, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज और सेल। नेक्स्ट, the value of the Excel expression is equals to sum 5, 5, true, false, true, false is। कह रहा है इस एक्सेल एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। जहां पर सम करना है, सम का मतलब प्लस करना है, क्या आ जाएगा, 5, 5, 5 और 5 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 10। तो क्या इसका आंसर 10 आएगा, नहीं, क्योंकि एक्सेल में ट्रू को माना जाता है 1 और फॉल्स को माना जाता है 0। तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है, 2, और फॉल्स कितनी है, 2। तो फॉल्स की जगह पर तो 0 आ जाएगा और ट्रू की जगह पर 1 आ जाएगा। तो 5 + 5 + 1 + 1 यानी आंसर होगा 12। यानी ऑप्शन नंबर 3 12 इज द करेक्ट वन। एक बार फिर से देखिए कैसे किया। सम मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको सम करना है। तो 5 और 5 को सम करेंगे क्या आएगा, 10। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब है 0, फिर ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। इसका मतलब कितने नंबर्स हुए यहां पर, 5, 5, 1, 1 प्लस करेंगे क्या मिल जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया आपको कि ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, बस यही आपको याद रखना है, बाकी प्लस तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट, which of the following function in MS Excel count the cell in a range that are not empty? MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। रिक्त नहीं है मतलब सेल में कुछ ना कुछ है, सेल में नंबर भी हो सकता है, सेल में अल्फाबेट भी हो सकता है, लेकिन सेल खाली नहीं है। तो इसका मतलब सभी सेल में जो भी कुछ है वो हमको काउंट करके दे दे। इसके लिए क्या लगाएंगे, काउंट ए लगा देंगे।
यानी काउंटा इज द करेक्ट वन, काउंट ऑल इज द करेक्ट वन। काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, जबकि काउंट ए नंबर के साथ साथ उस सेल में जो भी कुछ होगा सबको काउंट करके दे देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? निम्नलिखित में से कौन एक लोकप्रिय डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? तो अगर MS डॉस पे हम काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर जो एक्सेल शीट होगी, वहां पर जो स्प्रेडशीट होगी, उसका नाम क्या होगा? लोटस 123। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लोटस 123 इज द करेक्ट वन। और सबसे पहली स्प्रेडशीट पूछे या सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पूछे, नेम द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज या नेम द फर्स्ट स्प्रेडशीट पैकेज, तो आंसर क्या होगा? विसी कैल्सी, है ना। इस केस में आंसर हो जाएगा विसी कैल्सी। वेरी गुड। द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एक्सेल 365 इज? एक्सेल 365 में टाइम फंक्शन का पूरा सिंटेक्स क्या है? बताइए, बहुत आसान है। अगर MS एक्सेल 365 की बात करें तो जो टाइम का जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आवर आता है, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड आता है। तो यानी जो सीक्वेंस बनेगा एक्सेल 365 में वो आवर, मिनट और सेकंड का होगा। यानी करेक्ट आंसर इज टाइम फंक्शन ब्रैकेट में आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकंड, दैट इज द करेक्ट सिंटेक्स। नेक्स्ट, which of the following symbols are commonly known as wild card in MS Excel 365? बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा, है ना, कंफर्म है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का आमतौर पर एक्सेल 365 में वाइल्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है? वाइल्ड कार्ड का मतलब जिसके द्वारा हम सर्च करते हैं। तो एक्सेल में सर्च करने के लिए दो कीवर्ड यूज होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल सही आपने पहचाना, एक एस्ट्रिक और दूसरा क्वेश्चन मार्क। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 टू एड हेडर एंड फुटर टू हैंड आउट विच व्यू इज यूज्ड? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 में हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस दृश्य को उपयोग किया जाता है? या कई बार यहां पर सिर्फ क्वेश्चन में इतना भी देते हैं कि MS पावर पॉइंट 365 में हेडर और फुटर ऐड करने के लिए किस व्यू का यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है हैंड आउट मास्टर का। यहां तो हैंड आउट आपको देखने को मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में भी हैंड आउट दिया हुआ हो। तो इसलिए आपको याद क्या रखना है कि पावर पॉइंट में आपको हेडर या फुटर ऐड करना है। तो इसके लिए जो आपको व्यू दिया गया है दैट इज हैंड आउट मास्टर, जो आप देख सकते हैं। हेडर और फुटर का यहां पर ऑप्शन दिया गया है, आप चूज करिए, आपका एम्बेड हो जाएगा MS पावर पॉइंट में हेडर और फुटर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच मेन्यू इन पावर पॉइंट 365, यानी MS पावर पॉइंट 365 की बात हो रही है, इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के साइज को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? पावर पॉइंट 365 में किस मेन्यू का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट के आकार को बदलने का मतलब क्या है? जैसे फॉन्ट का साइज चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, इमेज का साइज चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मेट इज यूज्ड इन MS PowerPoint 365 to change the size of an object. Next, in MS PowerPoint 365, which of the following is used to add time to the slides in a presentation? MS PowerPoint 365 में प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में
समय जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जैसे अगर मैं इन स्लाइड्स में टाइमर लगा दूं तो ये ऑटोमेटिक आगे होती चली जाएंगी। अगर मैंने लगा दिया कि हर 1 मिनट के बाद स्लाइड चेंज हो जाए तो वो 1 मिनट के बाद दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, है ना, इस तरीके से होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि जो टाइमर ऐड कर रहे हैं, जो टाइम ऐड कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, ये किसकी मदद से कर रहे हैं? स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन, रिहर्स टाइमिंग बटन या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है रिहर्स टाइमिंग बटन की मदद से। तो पावर पॉइंट में टाइमर ऐड करने के लिए या टाइम ऐड करने के लिए जो बटन गिवन है दैट इज रिहर्स टाइमिंग। और ये बटन आपको मिलता कहां पर है? पावर पॉइंट ओपन करिए, स्लाइड शो के ऑप्शन में जाइए और स्लाइड शो के ऑप्शन में आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिहर्स टाइमिंग्स के नाम से। यहां पर आप टाइमर ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। इन MS PowerPoint 365 which command brings you to the first slide in the presentation? पहली स्लाइड पर वापस आने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? MS PowerPoint 365 में कौन सा कमांड आपको प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर ले आता है? दो कमांड हैं। एक है 1+ एंटर, जैसे ही 1 के साथ एंटर करेंगे पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। 2+ एंटर करेंगे दूसरी स्लाइड पर आ जाएंगे। 3+ एंटर करेंगे तीसरी स्लाइड में आ जाएंगे। तो यानी कई बार 1+ एंटर भी देखने को मिलता है। और अगर 1+ एंटर ना दिया हो इस केस में तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Home की मदद से भी पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। और आखिरी स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+End कर देंगे। तो एंड की मदद से आखिरी स्लाइड पर और कंट्रोल के साथ होम प्रेस करने पर पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। क्लियर है? Ctrl+1 भी हो सकता है और 1+ एंटर भी हो सकता है और Ctrl+Home भी हो सकता है। वेरी गुड। द डिफॉल्ट व्यू इन MS PowerPoint 365 इज वेरी पॉपुलर वन। MS PowerPoint 365 में जो बाय डिफॉल्ट व्यू है वो कौन सा है? जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो जो व्यू आपके सामने आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू, जिसमें हम किसी भी स्लाइड को एडिट करते हैं, लिखते हैं उस पर कुछ भी, वो व्यू आपका कहलाता है नॉर्मल व्यू। तो प्रेजेंटेशन में आपके 5 व्यूज होते हैं, जबकि नेक्स्ट आपके 3 व्यूज होते हैं, है ना। मास्टर व्यू आपके 3 होंगे और प्रेजेंटेशन व्यू आपके 5 होंगे। नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। और टोटल व्यू पूछें कि बताइए MS पावर पॉइंट में टोटल व्यूज कितने हैं, तो आप कहेंगे 8। 5 + 3 = 8। प्रेजेंटेशन व्यू कितने हैं? 5। मास्टर व्यू कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 3 = 8। क्लियर है? वेरी गुड। द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा with the purpose of drawing conclusion about that information is called? उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा की जांच करने की विज्ञान को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है यहां से भी क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वैसे ही यहां पर भी क्वेश्चन बनेगा। क्या है आंसर बताइए? देखिए, कंप्यूटर में रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? जिस पर अभी प्रोसेसिंग नहीं की है, क्योंकि अगर डेटा पर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन में करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो रॉ डेटा को एग्जामिन करने का मतलब एनालिटिक्स की बात हो रही है कि अभी डेटा पर हमें एनालिटिक्स करनी है, एनालिसिस करनी है। तो आंसर क्या होगा? दिस स्ट्रीम इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, जहां पर हम एक बड़े से डेटा पर ये प्रोसेस करते हैं कि कौन सा डेटा मीनिंगफुल है, कौन सा डेटा मीनिंगफुल नहीं है।
इसमें हम क्या करते हैं, डेटा पर माइनिंग करते हैं और डेटा माइनिंग करके हम यूजलेस डेटा को हटा देते हैं और यूजफुल डेटा को ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। समझ में आया? वेरी गुड। which is the following या which of the following is equivalent to 2 गीगाबाइट? निम्नलिखित में से कौन सा 2 गीगाबाइट के बराबर है? 2 जीबी के बराबर क्या है बताइएगा? 1024 मेगाबाइट, 20480 किलोबाइट, 20480 किलोबाइट्स, 2048 मेगाबाइट या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं कि 1 जीबी इज इक्वल्स टू 1024 MB होता है। 1 जीबी में 1024 MB होते हैं, तो 2 जीबी में कितना होगा? 2048 MB होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2048 मेगाबाइट। वेरी गुड, क्योंकि 1 जीबी इज इक्वल्स टू 1024 MB, दैट्स वाई 2 जीबी इज इक्वल्स टू 1024 इंटू 2, दैट इज 2048 मेगाबाइट। वेरी गुड। Which form of hackers are hired by the government? सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है? सरकार को भी हैकर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? दूसरे देशों के डेटा को लेने के लिए, या फिर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में हैकिंग ना कर पाए, उसके लिए हैकर एक्सपर्ट टीम चाहिए। और ऐसे हैकर्स को क्या बोलते हैं जिनको सरकार इस्तेमाल करती है अपने काम के लिए? इथिकल हैकर्स, व्हाइट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज इथिकल हैकर। ऐसे हैकर्स को इथिकल हैकर की कैटेगरी में रखते हैं, या इनको कई बार व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेकंड में लिखा हुआ है व्हाइट हैकिंग। अगर यहां पर व्हाइट हैट हैकर होता तो यह भी सही हो जाता, क्योंकि इथिकल हैकर्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट हैट हैकर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को पढ़ के करिएगा। A software is a collection of program data. क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटा का कलेक्शन है? बिल्कुल सही, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटीवायरस क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? वेरी ट्रू। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप या एंटीवायरस। तो ये क्या होगा? यूटिलिटी हो गए। MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि MS DOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनवैलिड है। MS DOS is a system software, not an application software. Clear है? Very good. CDAC has developed a free and open source cloud suite based on OpenStack named. बहुत चर्चा में रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट बिल्कुल पूछा जा सकता है। CDAC का मतलब सरकार द्वारा। CDAC नामक कंपनी ने CDAC का इस्तेमाल, CDAC कंपनी बहुत फेमस है किस पर्पज से? सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर जिसने डेवलप किए हैं वो हैं CDAC। कह रहे CDAC ने ओपन स्टैक पर आधारित डैश नाम से एक स्वतंत्र और खुला सोर्स क्लाउड सूट विकसित किया है। इसका नाम क्या है? फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड मेघदूत। दिस इज कॉल्ड मेघदूत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, और याद रखिएगा कि मेघदूत क्या है? CDAC क्लाउड इनिशिएटिव है जो कि ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, पर्सन हु एनालाइज द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड हैव
practical experience of computer is classified as, वह व्यक्ति जो सूचना प्रणाली का विश्लेषण करता है और कंप्यूटर का व्यवहारिक अनुभव रखता है, उसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम मॉडिफायर, सिस्टम अपडेटर, सिस्टम प्रमोटर या ऑल ऑफ दीज? जो सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिस्ट। एनालाइज करने वाला पर्सन क्या कहलाता है? एनालिस्ट कहलाता है। नॉर्मल सी बात है। जो डेटाबेस को देखेगा वो डीबीए होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होगा, और जो डेटाबेस पे काम करेगा वो डीबीए होगा, और जो इंफॉर्मेशन पर काम करेगा, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करेगा, वो सिस्टम एनालिस्ट होगा। जो इंफॉर्मेशन लीक करेगा वो हैकर होगा। जो सोर्स कोड को लीक करेगा वो क्रैकर होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो हैकर, क्रैकर, एनालिस्ट, डीबीए, फिशर, ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ईच नोड इज सिंपली कनेक्टेड टू इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड नोड इज कॉल्ड। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड, नोड यानी कंप्यूटर, नोड बस अपने दाएं और बाएं तरफ के नोड से जुड़ा होता है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर राइट और लेफ्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और बनता है एक रिंग, एक सर्किल? तो करेक्ट आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी या टोकन रिंग। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं? टोकन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, किस टाइप की टोपोलॉजी में हर एक नोड कनेक्टेड होता है राइट और लेफ्ट नोड के साथ? तो आंसर है इन द रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी में जो मैसेज आपका फ्लोट होता है उसे बोलते हैं टोकन। क्या बोलते हैं? टोकन। और टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड है 802.5। IEEE 802.5 is the IEEE standard for the token ring. Next, to send and receive mail to someone else, click. किसी अन्य को प्राप्त मेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करेंगे? टू सेंड अ रिसीव्ड मेल, हमें मेल मिला, आपको एक मेल मिला, और आपको वो मेल किसी दूसरे को भेजना है, तो क्या करेंगे? रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, सेंड, या फिर ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। आप अगर उस मेल को किसी और को भेजेंगे तो इसका मतलब फॉरवर्ड करेंगे उस पर्सन को। तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख रहा होता है एरो के साथ। आप उस मेल पर क्लिक करके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या आप उस मेल पर टिक करके ऊपर जो एक फॉरवर्ड का एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करके किसी भी पर्सन को भेज सकते हैं। वेरी गुड। Which of the following protocol is used to download email from the email server? ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? FTP, HTTP, POP3, DNS या DHCP? बताइए। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि मेल एक्सेस करने के लिए IMAP का और POP3 का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। मेल को सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए IMAP या POP3, मेल सेंड करने के लिए लेकिन उस सेंड में नॉन अस्काई टेक्स्ट हो, नॉन अस्काई फॉर्मेट हो, नॉन टेक्स्ट फाइल हो, तो माइम का यूज करेंगे, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का। राइट, वेरी गुड। Which protocol is used when an email is delivered from a client or an email server to another email server? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए आपको। जब कोई ईमेल
क्लाइंट या ईमेल सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर पर डिलीवर किया जाता है, क्या किया जाता है? डिलीवर किया जाता है। डिलीवर्ड फ्रॉम अ क्लाइंट और एन ईमेल सर्वर। डिलीवर का मतलब सेंड करना, और ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी? एसएमटीपी। आ गया आंसर निकल के, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल सेंड करने के लिए यूज की जाती है, जबकि इसको बदल के क्या पूछा गया कि ऐसी कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल को डिलीवर करने के लिए यूज की जाती है। एंड द करेक्ट आंसर इज एसएमटीपी। वेरी गुड। विच इज इंडियाज लोकल सर्च इंजन यूज्ड टू गेट डिटेल्स ऑफ शॉप? वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। दुकानों का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत का स्थानीय खोज इंजन कौन सा है? इंडिया का लोकल सर्च इंजन। सिर्फ इतना भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि इंडिया का लोकल सर्च इंजन कौन सा है, बताइए। Magento.com, Zomato.com, JustDial.com, Makaan.com या ऑल ऑफ दीज? आपको अगर लोकल शॉप्स ढूंढनी है तो क्या यूज करेंगे? JustDial.com। ये इंडिया का सबसे सुपर लोकल सर्च इंजन है। दुकानों का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत का स्थानीय खोज इंजन कौन सा है? JustDial.com। और इसकी टैग लाइन भी यही है, इंडियाज नंबर 1 लोकल सर्च इंजन। तो याद रखिए, इंडिया की बात हो, लोकल सर्च इंजन की बात हो, शॉप्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होगा? JustDial.com। वेरी गुड। डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, कॉमा इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर सिस्टम। बताइए आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए, आपको हेर फेर करने, प्रभावित करने, धोखा देने की कला है ना? आजकल ये कला काफी चलती है, मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना, दूसरे पर कंट्रोल करना, है ना? तो ये क्या कहलाता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर थ्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग या ऑल ऑफ दिस? दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? इसके द्वारा किसी भी पर्सन को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसके माइंड वॉश करते हैं, है ना? मैनिपुलेट का मतलब माइंड वॉश करना, उसको किसी चीज के लिए जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करना, या डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल, और उस पर पूरा अधिकार बना लेना, है ना? जैसे उसके कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल कर लेना। दिस एक्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? देखिए, यहां पर आंसर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, है ना? इसको सही कर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। क्योंकि आपने क्या किया है, दी ऑप्शन इज नॉट थर्ड, दी ऑप्शन इज फोर्थ। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। देखिए, हो क्या रहा है, सोशली आप किसी पर इंफ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, है ना? चिकनी चुपड़ी चीजों से उसको बहला के, यही तो इन्फ्लुएंस होता है। गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर के लैंग्वेज में यह भी एक क्राइम है ना? दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्राइम, जहां हम किसी से उसके कंप्यूटर को ले लेते हैं और कंप्यूटर के यूजर नेम और पासवर्ड को ले लेते हैं, है ना? ये दिखा के कि हम उसके बहुत सगे हैं, है ना? मांग लेते हैं उससे डिवाइस, जरा मोबाइल देना, जरा टैबलेट देना, जरा अपना लैपटॉप दे देना, थोड़ा सा काम करना है, और उसमें कुछ निगेटिव चीज कर देना, है ना? दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? तो ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर दैट इज सोशल इंजीनियरिंग होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? कोरल ड्रॉ, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ऑल ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफिकल पैकेज का मतलब ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब इमेजेस,
और इमेजेस को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज कोरल ड्रॉ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट है, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जबकि कोरल ड्रॉ ग्राफिकल पैकेज है, इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड। सेल एड्रेस $4 इन अ फॉर्मूला मींस इट इज, सूत्र में सेल एड्रेस $4 का मतलब क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस सेशंस में भी कि अगर रो और कॉलम दोनों के साथ में डॉलर है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। किसी में भी डॉलर नहीं है, कोई डॉलर का साइन नहीं है, वो रिलेटिव है। और अगर रो या कॉलम किसी एक के साथ डॉलर का साइन है तो इसका मतलब मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। तो यहां पर आंसर होगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। या तो $A4 होता, वो भी सही होता मिक्स्ड में, या $4 है, ये भी सही है। तो या तो रो के साथ में डॉलर या तो कॉलम के साथ में डॉलर। और डॉलर का यूज सेल रेफरेंसिंग में क्यों करते हैं? किसी भी रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए हम सेल रेफरेंसिंग में डॉलर का यूज करते हैं। फिट है बॉस? आगे बढ़े। विच ऑफ द प्रिंटर इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूजेस ड्राई इंक पाउडर? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंध सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है? बताइए। पाउडर का इस्तेमाल किसमें होता है? ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किसमें होगा, जिसको टोनर भी बोला जाता है? ड्राई पाउडर कहें या टोनर कहें, लेजर प्रिंटर में हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई इंक पाउडर का या टोनर का, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर, है ना। याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है? पीपीएम, पेजेस पर मिनट में मेजर की जाती है। वेरी गुड। और प्रिंटर की क्वालिटी को किसमें मेजर करते हैं, या प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसमें मेजर करते हैं? तो आंसर है डीपीआई में, डॉट पर इंचेस में, है ना। चाहे क्वालिटी की बात की जाए चाहे रेजोल्यूशन की बात की जाए, दोनों के केस में आंसर क्या होगा? डीपीआई इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 automatically when the battery saver feature on, when the battery charge of a laptop fails, below which of the following will appear? कह रहा है डिफॉल्ट रूप से लैपटॉप का बैटरी चार्ज निम्न में से किसके नीचे आने पर, बैटरी सेवर सुविधा चालू होने पर विंडोज 11 स्वचालित रूप से चालू हो जाता है? मतलब समझिएगा क्या है। कह रहा है कि विंडोज 10 हो या विंडोज 11, इवन आपका मोबाइल फोन भी आपको एक मैसेज दिखाता है कि आपकी बैटरी लो है। ये कितने परसेंट पहुंचने पर आपको ये मैसेज आ जाता है? तो 20% पे जब पहुंचता है तो आपको मैसेज आ जाता है बैटरी लो का। तो विंडोज 11 के केस में या नॉर्मल केस में ये परसेंटेज रखती है 20% की। जैसे ही इससे नीचे आएगा या 20% पे आएगा, आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, लो बैटरी, 20% ऑफ बैटरी रिमेनिंग, है ना। ये मैसेज आपने कई बार देखा होगा, राइट। तो ये मैसेज कितने परसेंटेज पे शो होता है? 20% पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो 5th जनरेशन में गाइस किसका यूज हुआ है? कोबोल, फॉरट्रैन, जावा, प्रोलॉग या ऑल ऑफ दीज? कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 3rd जनरेशन की है। फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन 3rd जनरेशन की है। जावा ये भी 3rd जनरेशन की है, हाई लेवल लैंग्वेज। जबकि प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, है ना, जिसका यूज किया जाता है रोबोट्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये है आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेज, दैट इज प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो 5th जनरेशन में जो यूज होती हैं वो है प्रोलॉग, लिस्प, मेटा, है ना। ये सारी यूज होती हैं आपकी 5th जनरेशन में रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये थे गाइस आपके बेस्ट 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने 40 में से बेटर स्कोर किया होगा, मैक्सिमम सही किए होंगे, सही तरीके से समझे होंगे, और यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी, और इसके द्वारा जो डेवलप किया गया सर्च इंजन है इसका नाम बताइए। एज, याहू, ऑल्टा विस्टा, बिंग या आर्ची? तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा, और अगर वाकई में आता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा गाइस। कैसा लगा आपको सेशन, एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस को देखने के लिए, बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक वाइज पढ़ने की एक बार रिक्वायरमेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस कोर्स से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई असिस्टेंट या आईबीपीएस आरआरबीपीओ या क्लर्क या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम को लेकर वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, वैलिडिटी 12 मंथ्स, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने आप से एक बात जरूर बोलते रहिए कि कंप्यूटर में इस बार 35 प्लस क्वेश्चंस सही करेंगे। सचिन सर ने काफी मेहनत करी है आप लोगों के साथ, मैं हर समय आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और इसीलिए आपको यह विश्वास भी दिला रहा हूं कि रेगुलर अगर बढ़िया तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप यहां पर 35 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होना बहुत जरूरी है ना? तो कीप इट अप गाइस, स्टे स्ट्रांग, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और नोट डाउन जरूर करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन जब तक उनका रिवीजन नहीं होगा तब तक वो आपके मेमोरी में स्टोर नहीं होंगी। मेमोराइज करने के लिए एक प्रॉपर शॉर्ट में नोट्स जरूर बनाइए, जिसको एग्जामिनेशन में आधे घंटे में रिवाइज कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो तो वो भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।